क्या हाल है शौनक जी? क्या हाल है अरविंद सर? या बहुत बढ़िया। फाइन। आप कैसे हैं सर? हेलो पूजा जी, हेलो मोनिका जी, हेलो मीनाक्षी। हेलो जी। हेलो हेलो। क्या हाल चाल है सर? हेलो सर, बहुत दिनों बाद। हाँ बहुत जी, दिनों हाँ बाद जी, सभी लॉन्ग को। टाइम। यस यस यस। नमस्ते सभी को, एवरीबॉडी। नमस्ते। ओ नमस्कार नमस्कार। सर नमस्कार। नारायण। क्लास को बहुत मिस किया। सर टाइम ही नहीं पास हो रहा था सर। मैं खुद मिस कर रहा सर था सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कल फास्टिंग है, सभी लोग को रिमाइंडर पहले दिन से। एकादशी कल का ना। कल का, हाँ, एकादशी का पूरा पूरा क्लास, मतलब 14 डेज इमरजेंसी मैंने बोला, 14 डेज से भी ज्यादा गया। आज भी था। एक्चुअल क्या है, पुजारी कोर्स चल रहा था इस्कॉन टेम्पल में, तो वहां पे ही इंगेज था टोटली। क्या होता है कि घर में विग्रह आ गया है, मतलब जगन्नाथ बलराम सुभद्रा आ गया ना, तो उनका सेवा भी करना, उनका कैसे मतलब एक एक डीटी वर्शिप होता है टोटल, कंप्लीटली 1 घंटे का वो वर्शिप रहता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट विधि रहता है, वो विधि को सीखना पड़ता है। तो लगे हाथ कोर्सेज भी आ गया, तो सीखना स्टार्ट कर दिया। वो भी 14 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था, तो मुझे फिर पीछे करना पड़ा अपने डेट्स को। चलिए, आज हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोटल जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप इसका मतलब अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, लेकिन जब कंप्लीट होने के बाद ही आप कुछ निर्णय में पहुंच सकेंगे, क्योंकि क्या है, इसके कंप्लीट जब आपके एक सर्कल पूरा हो जाता है, उसके बाद आप कुछ गाइड कर पाएंगे दूसरों को। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप इसको सीख लिए तो आप दूसरों को मतलब रेमेडी, मतलब स्टार्ट कर देंगे, ऐसा ऐसा नहीं। आप उस चार्ट को उनके बिहाफ पे आपको देखना पड़ेगा, उनको स्टडी करना पड़ेगा, उनमें अगर कुछ त्रुटियां प्रॉब्लम रहेगा, आप उससे पहले से उनके हेल्थ प्रिकॉशन में पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों को जो चीजें ध्यान देना पड़ता है, वो है हेल्थ प्रिकॉशन। व्यक्ति को पहले से आपको हेल्थ प्रिकॉशन देना पड़ेगा। तो मोबाइल पांडे सर नमस्ते। लाइट लगाओ ना थोड़ा सा, तो लगा देते हैं, अंधेरा अंधेरा रूम में। लाइट नहीं ऐसा है। ओके ओके, एक सेकंड में सभी को म्यूट कर देता हूँ। लगा देते हैं इसको। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर ध्यान देंगे वो तो है, खैर चार्ट को भी तो हम लोग देखेंगे, लेकिन चार्ट के रिक्वायरमेंट क्या है, उनके क्या प्रिकॉशन व्यक्ति को लेना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ डिजीज से भुगतना पड़ता ही है, चार्ट में रहता ही है। व्याधि हमेशा रहेगा ही रहेगा किसी न किसी व्यक्ति का, वो चाहे अर्ली एज में किसी का रहे, मिड एज में रहे, चाहे लेटर एज में रहे, लेकिन रहेगा ही रहेगा, उसके बिना चलेगा नहीं। क्यों, किस लिए इस चीज को बात कर रहे हैं? क्योंकि सभी को तो छठा हाउस मिला है ना, 8वां हाउस भी मिला है, और 12वां हाउस भी मिला है। ये चीज तो व्यक्ति को सफरिंग कराएगा ही कराएगा। वो घर में अगर कोई प्लैनेट इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या छठा आठवां 12वां के लॉर्ड किसी घर में जाके बैठ जाए, उस जगह से चीजों से जुड़ा हुआ उनको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो वो तो फिक्स हो ही गया चीजें, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कब आएगा उस चीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या क्या होगा, किस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, वो हम लोग सीखेंगे, आगे की क्लास में भी हम लोग सीखेंगे। आज पहले सबसे पहले क्या होता है कि इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं, कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या इंट्रो, मतलब किस चीज के बेस पे हम लोग इस चीज को स्टडी करेंगे, वो बेस हम लोग आज देखते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है आई थिंक, लिखने की कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सफिशिएंट इसमें दे ही दिया है। और पूरा फोकस आप लोग क्लासेस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी रिकॉर्डिंग सुन के आप
अगर देखो मतलब नोट्स वगैरह वगैरह बनाना चाहे तो बना सकते हैं उसके बाद, लेकिन अभी ध्यान इसके ऊपर दीजिए क्योंकि बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं जो इधर उधर हट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वही आगे काम आएगा। आगे की जितने भी क्लासेस है उसमें यही चीज एप्लीकेशन यूज होगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग ध्यान देते हैं, एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदिक मिलके ये चीज को ड्राइव किया गया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को, और ये दोनों चीजें ही एक दूसरे से मिला हुआ है बात किया जाए तो। क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ या आयुर्वेदिक तरीके से कार्य कर रहा है कोई, तो उनको भी मेडिकली चीजों को हेल्प लेना पड़ता है। जैसे किस नक्षत्र में कंसीव करना है, किस नक्षत्र में कौन से मेडिसिन को कलेक्ट करना है, कई सारी चीजें हैं जो कि वो लोग यूज करता है। तिथि नक्षत्र इस चीज को बहुत ज्यादा वो लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन तिथि वगैरह तो यूज करता ही है, नक्षत्र तिथि ये यूज करता है, क्योंकि उनके जो स्टडी के जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन पहले के मुनि ऋषि जो था, वो जो इस बेसिस पे आयुर्वेदिक को लिखा गया था, वो प्रॉपर चीजों को जानता था, जो कि यहाँ पे जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं। उन लोगों को पंचांग के पूरा डिटेल एक आइडिया रहता था, उसके बेस पे वो आयुर्वेदिक के जितने भी चीजें कलेक्ट करता था, चाहे मेडिसिन बोलिए, चाहे कोई किस तरीके से एक लाइफस्टाइल को जीना है, वो सारे चीजें आयुर्वेदिक से ड्राइव होता है। लेकिन आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे से कंबाइन है, एक दूसरे से अलग नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी जब आप जाएंगे, जो मेडिकली पार्ट होता है, हेल्थ के ऊपर जो बात आता है, तब उसमें आयुर्वेदिक को ही महत्व दिया जाता है। ना आपको क्या बोलते हैं, एलोपैथी की कोई वो रहेगा, ना होम्योपैथी की कुछ ये रहेगा। प्रॉपर ही आपको आयुर्वेदिक जो लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। ज्योतिष से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन के दोनों ब्रांच को जानने के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हेल्प करते हैं उसमें। क्योंकि वो आपके साइन, कुंडली के हर एक साइन, प्लैनेट को देख के उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज को ड्राइव करता है, पूरा चीजों को। आपके बॉडी में कोई डिजीज आने वाला है, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, या कैसे प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, ये चीज को बहुत ज्यादा डेप्थली बता सकता है। जहाँ पे आपका मेडिकल जाके रुक जाता है, वहां पे आपको कुंडली आपको वो गाइड कर सकता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप जिस पर्पस में काम लगाएंगे, वो व्यक्ति के अपना पर्सनल कुंडली होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, प्रश्न कुंडली वहां पे हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति को जब जन्म के लिए जो कुंडली दिया गया है वही उनके हेल्थ को पूरा चीजों को ड्राइव कराएगा, उनके दशा को ड्राइव कराएगा, और उनके पर्सनल कुंडली के आधार पे ही ट्रांजिट कुंडली जो चलेगा वो प्रॉपर उनको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पर्सनल कुंडली व्यक्ति को चाहिए। इनमें बहुत सारे वर्ग चार्ट आता है अलग अलग तरीके का, ठीक है, वो टाइम टू टाइम जैसे आते जाएगा मैं आपको गाइड करूंगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चार्ट देखना पड़ेगा, कौन से हाउस को देखना पड़ेगा, वो गाइड करूंगा आपको। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के मतलब कंबाइन है, और इसी में ही बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, कंफ्यूजन है। लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये आपके डेली लाइफस्टाइल को देख सकते हैं कि डेली लाइफस्टाइल आपका कैसे हो सकता है, किस तरीके से आप डेली लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं, ये सारे चीजों को आपको गाइड करता है।
अब आयुर्वेदिक में जब जाते हैं तो चरक संहिता और सुश्रुत जो संहिता है उनमें काफी सारे इसके एलोबरेट किया गया है, और आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी को बोथ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए व्यक्ति अगर एंशिएंट आयुर्वेदिक के जो टेक्स्ट है उसको भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मेडिकली वो हेल्प करेगा। उनमें से ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे की चीजों को। अगर कोई बोल रहा है कि एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करता, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होता है वो अगर बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी को मैं बिलीव नहीं करता हूँ, तो वहां पे उनको रीजन कुछ ऐसा चीजें बताया जा सकता है कि वो तिथि को यूज करता है, वो नक्षत्र यूज करता है वहां पे, कि किस तिथि में किस नक्षत्र में बच्चे को चाइल्ड बर्थ के लिए कंसीव किया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि पंचांग के जब टॉपिक पढ़े थे वहां पे भी आप देखेंगे, पंचांग नहीं, आई थिंक मुहूर्त, मुहूर्त में भी देखेंगे किस नक्षत्र में आपको चाइल्ड लेना है, आपको किस नक्षत्र में ट्रीटमेंट कराना चाहिए, किस नक्षत्र में आपको मेडिसिन लेना चाहिए, वो आपको हेल्प करता है। तिथि भी वहां पे इम्पोर्टेंट है, कौन सी तिथि में वो जो जड़ी बूटी वगैरह होता है उसको कब उठाया जाए ताकि वो फायदा अच्छा दे। तो काफी सारी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक को प्रैक्टिशनर को वो ध्यान देना पड़ता है। तो वो, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी से ड्राइव किया जाता है, पंचांग से। और एस्ट्रोलॉजी को आप लेके चलेंगे तो वहां पे हेल्थ पार्ट जो आता है वो भी आयुर्वेदिक से कनेक्टेड है, क्योंकि आप अपने डेली लाइफस्टाइल को मतलब चेंज करेंगे तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वात पित्त और कफ प्रभृति के व्यक्ति के लाइफ के डोमेन होता है। अब ये तीन चीज व्यक्ति के जो दोष है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीन मिलके ही व्यक्ति के पूरा बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में ये तीन ही दोष मिलेगा। तीन दोष के अगर बैलेंस रहेगा तो वो अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन तीन दोषों में कोई चीज एक डोमिनेंट करता है, वो डोमिनेंट में अगर वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाए, मतलब इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट कर दे, तो फिर वो हेल्थ वाइज एस्ट्रोलॉजिकली वो चीज को ध्यान देना पड़ेगा आपको। वो चीज आपको बता देगा कुंडली को, आप कुंडली में आपको बता देगा। कौन बताएगा? लगन बताएगा आपका। आपके लगन ही आपके कौन से दोष से डोमिनेंट है वो आपको बताएगा। दोष मतलब क्या है कि उस चीज के आपके डोमिनेंट है। दोष मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे भी, अभी जस्ट नेक्स्ट कुछ स्लाइड में ही हम लोग देखेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक, आगे देखते हैं। अगर इन शॉर्ट में बताया जाए, आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी दोनों ऐसे एक ब्रांच है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ब्रांच है, जो कि आपके हेल्थ एंड वेल्थनेस को बहुत अच्छा एक गाइड देता है। लाइफ स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है, या अपने हेल्थ को कैसे आप बैलेंस करके चल सकते हैं, वो सारी चीजों का आपको ओवरऑल बताता है। अब आयुर्वेद तो हम लोग बोल रहे हैं, आयु का भी हम लोग देखेंगे कि आयु कितने टाइप का होता है। 4 टाइप का आयु होता है। जब चरक संहिता में आप जाएंगे तो ये श्लोक आपका आएगा। इनमें से हम लोग इंपॉर्टेंट जो है, हितम अहितम, सुखम और दुखम, ये जो पॉइंट है ये क्या चीज को बोलता है? हित मतलब अपने अच्छे के लिए, बेनिफिट्स। अहित मतलब अपने कोई कौन सा चीज खराब है, हार्मफुल चीज है। सुखम मतलब हैप्पीनेस, और दुखम मतलब कौन सा सफरिंग देगा, सफरिंग। ये चीज जो हमारे लाइफ में वो चीज उतराव चढ़ाव रहता है। देखिए हितम, जो कि यहाँ पे आपके एडवांटेजेस क्या हैं, आपके बेनिफिट्स क्या है, आपके हेल्थ के लिए एंड वेलबींग के लिए आपका वो आयुर्वेदिक में जो हितम है वो आपको रिप्रेजेंट करता है ये चीज। अहितम जो है हार्मफुल, आपके डिसएडवांटेज, आपके क्या हानि है, अहित क्या है आपके लिए, कौन सा खराब है,
आपके लिए हानिकारक कौन सा है, आपके लाइफस्टाइल के लिए कौन सा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाएगा, कौन से दशा में आपको क्या क्या चीजों को नहीं करना चाहिए जो कि आपको प्रॉब्लम एंड सफरिंग दिलाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, ट्रांजिट में भी आपके जो लगन कुंडली है उसमें भी अगर ट्रांजिट कुंडली के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है तो आपको कैसे उस चीज को बैलेंस्ड करना है, आपको कौन सी चीज आपको नहीं करना चाहिए उस टाइम पीरियड में, वो चीजों को भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अहित आपके लिए खराब हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। सुखम जो आपके लिए एक सुख देने वाला होता है, हैप्पीनेस, और दुखम जो आपके लिए पेनफुल प्रॉब्लम सफरिंग दे। अब देखिए कोई चीज ऐसा चीज जो आपको स्टार्टिंग हुआ है उस टाइम पीरियड में अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वही जाके आपको क्रॉनिक या जो अ, अ, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बन जाएगा जो कि क्योर नहीं होगा फिर, तो वो चीज में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और खासकर एट्थ एट्थ लॉर्ड, उस चीज को आपको खासकर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वही आगे जाके क्रॉनिक में बदल जाता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस एक्यूट डिजीज, एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, अब बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जब हाउस एंड राशि, यहाँ पे जो राशि दिया गया है ये कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग दिया गया है। जो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करेगा वही एरीज साइंस रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करेगा वही टॉरस भी रिप्रेजेंट करेगा, जो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करेगा वही जेमिनाई साइन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 3 नंबर की राशि। तो जो हाउस एंड जो राशि दिया गया है वो कालपुरुष की कुंडली के राशि को दिया गया है। ठीक, ये बॉडी पार्ट को डिसाइड करता है जो राशि एंड हाउस के आधार पर। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बोथ दिया गया है ताकि आपको मतलब थोड़ा सा दिक्कत ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत कर दिया मैंने। तो फर्स्ट हाउस अगर देखा जाए तो ये हेड, ब्रेन, हेयर, ये सारी चीजों को दर्शाता है। फोर हेड के, बैक हेड के, जितने भी साइड के आप हेड बोलेंगे, इंटरनल साइड एंड एक्सटर्नल साइड बोथ। ओके, अब ठीक है। तो फर्स्ट हाउस हेड, ब्रेन, हेयर। सेकेंड हाउस एंड टॉरस साइन दोनों फेस को रिप्रेजेंट करता है। आई में भी अगर बोला जाए तो राइट आई, क्योंकि वो आई पार्ट को दर्शाता है, लेकिन आई पार्ट में भी कौन सा पर्टिकुलर, राइट है। सेकेंड हाउस एंड टॉरस। नोज, माउथ, टीथ, टंग, नेक एंड थ्रॉट, जिनको थॉट रिलेटेड इश्यूज आता है, गले मतलब थोड़ा सा ठंड लग जाता है जल्दी, मम्स टाइप का जो यहाँ पे फूल जाता है, तो उस टाइप के जो भी इश्यूज आता है वो सेकंड हाउस से डोमिनेट होता है। थर्ड हाउस एंड जेमिनाई साइन, ये एयर को दर्शाता है, कान के हिस्से। कान में भी कौन सा, खासकर राइट, लेकिन दोनों कान को ही लिया जाता है। ठीक है, शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स वगैरह, जितने हाथों में जितने भी प्रॉब्लम हो, एल्बो में प्रॉब्लम हो, चाहे रिस्ट में प्रॉब्लम हो, वो सारे थर्ड हाउस के डोमेन में आता है। लंग्स भी थर्ड हाउस के डोमेन में आता है। नर्व, जो नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि वो हेड के इस पार्ट से जुड़ा होता है तो नर्वस सिस्टम से ही होता है। और एसोफेगस, गैस जो ग्रास नाली होता है, खाने के जो पाइप होता है। फोर्थ हाउस एंड कैंसर साइन, चेस्ट, ब्रेस्ट, हार्ट एंड डायफ्राम। फिफ्थ हाउस एंड लियो साइन, जो आपके स्टमक हिस्सा है। अगर देखिए किसी को डाइजेशन रिलेटेड, क्योंकि अगले दिन का जो टॉपिक होगा डाइजेशन के टॉपिक होगा, तो उनमें कौन सा हाउस को देखना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस को देखना पड़ेगा। स्टमक, अपर एब्डोमेन, जो डाइजेशन के लिए ही आता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास
एंड ड्यूडेनम। ये जो जो पूरा डाइजेशन की जो पूरा पोर्शन है वो फिफ्थ हाउस के पास ही है, क्योंकि यही चीज से पूरा डाइजेशन होता है। स्टमक, लिवर, गॉल ब्लडर, स्प्लीन और आपके पैनक्रियास, ये जो कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके डाइजेशन में ही हेल्प करता है पूरा, ये पूरा सिस्टम। तो ये पूरा जितने भी डाइजेशन रिलेटेड सिस्टम में अगर बात किया जाए तो फिफ्थ हाउस के ही या लियो साइन में ये आता है। अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम होगा डाइजेशन रिलेटेड, तो उनके देखिए फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, और डाइजेशन का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, जुपिटर एफ्लिक्टेड होगा ही। तीनों में से दो एफ्लिक्टेड होगा तो प्रॉब्लम होगा, तीनों ही एफ्लिक्टेड होगा तो सीवियर केस होगा। जब भी मेलेफिक प्लैनेट वो फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड पे और आपके जुपिटर पे जब भी ट्रांजिट करेगा, मेलेफिक प्लैनेट कौन सा? मार्स, केतु, राहु और सैटर्न, ये जब भी फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड एंड जुपिटर पे ट्रांजिट करेगा तभी ये प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगा। एफ्लिक्टेड होना, फिफ्थ लॉर्ड या जुपिटर दोनों अगर रेट्रोग्रेड हो जाए या नीच जगह में चले, मतलब आपका नीचता आ जाए, डेबिलिटेटेड हो जाए या अस्त हो जाए, तो इस केस में ये प्रॉब्लम आता है। या फिफ्थ लॉर्ड या जुपिटर सिक्स, एट्थ में चला जाए और ट्वेल्थ में भी चला जाए तो भी इस केस में प्रॉब्लम होगा, खासकर सिक्स एंड एट उसमें बैठ जाए। या दूसरा केस हो सकता है 6, 8, 12 का जो हाउस के जो लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में जाके बैठ जाए, फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठ जाए या जुपिटर के साथ बैठ जाए, यही कंडीशन फुलफिल करेगा। ये कंडीशन में लिखाऊंगा, आज मैं बोल रहा हूँ, कल मैं इसके ऊपर चार्ट के ऊपर मैं मतलब लगा के दिखाऊंगा। अगर किसी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनका भी चार्ट लिख के रखिएगा, ठीक है। सिक्स्थ हाउस और वर्गो साइन, जो लोअर एब्डोमेन पार्ट होता है, नेवल के एरिया अगर बोला जाए तो इंटेस्टाइन जो पार्ट होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होता है ना। अपेंडिक्स, लोअर बैक एंड हर्निया रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सिक्स्थ हाउस एंड वर्गो साइन से ही जुड़ा हुआ होता है, तो उनको स्टडी कीजिएगा। सेवेंथ हाउस या लिब्रा साइन, ये लोअर बैक को दर्शाता है। आई थिंक यहाँ पे लोअर बैक था ना। लोअर बैक में दो पोजीशन आता है आपका, L1, L1, L2, L3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स आगे बना लीजिएगा। लोअर बैक में जो L1 से लेके L3 तक जो रहता है, जो L1 के 1 से लेके 3 तक रहता है वो आपके लोअर साइड, वो सिक्स्थ हाउस के अंडर में आता है। और L4, L5 जो आता है वो आपके सेवेंथ में आता है। L4 और 5 ये सेवेंथ हाउस में आता है। लोअर बैक में अगर देखा जाए तो अगर एल बोन के ऊपर आएगा, मतलब 1, 2, 3 के आसपास आएगा तो सिक्स्थ हाउस का वो स्टडी करना है, और 4, 5 के आसपास आएगा तो वो आपको सेवेंथ हाउस में देखना पड़ेगा। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किडनी, यूरिन रिलेटेड जो ट्रैक में प्रॉब्लम हो, यूरिन पास नहीं हो रहा, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओवरीज, टेस्टिकल्स, सीरम, सीमेन रिलेटेड कोई भी,
ये जितने भी डोमेन है इस रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव एरिया से ही, जोन से ही जुड़ा हुआ होता है, वो सारे 7th हाउस एंड लिब्रा से ही जुड़ा हुआ होगा। अगर 8th हाउस से देखेंगे जुड़ा हुआ, या स्कॉर्पियो साइन अगर देखेंगे, तो ये एनस के पार्ट होता है, हिप जॉइंट के पार्ट होता है, ठीक है। और पिल्विक रीजन जो होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल वाला जो 7th हाउस में आ जाएगा, एक्सटर्नल जो होगा वो 8th हाउस के अंडर में आएगा। उसके बाद ही आपके थाई साइड आ जाता है, वो 9th हाउस एंड सेजिटेरियस साइन से आता है। जो आपके नी जॉइंट हो गया, नी और जॉइंट रिलेटेड एरिया हो गया, वो आपके 10th हाउस एंड कैप्रिकॉन साइन। अगर किसी को नी एंड जॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा 10th हाउस, कैप्रिकॉन साइन, 10th हाउस लॉर्ड और सैटर्न को। सैटर्न जॉइंट का कारक है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्या वो प्लैनेट किसी और प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, या वो प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, ठीक है। ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। रेट्रोग्रेड है कि नहीं, जितना आपको दिखेगा कि फुलफिलमेंट कर रहा है, मान लीजिए एफ्लिक्टेड भी है, रेट्रोग्रेड भी है, और आपके डेबिलिटेटेड भी है, तो ये जितने फुलफिलमेंट होगा उतना ज्यादा सीवियर होगा। 11th हाउस और एरी साइन आपके एंकल जॉइंट, एंकल वाली हिस्सा, और 12th हाउस फीट का, ठीक है। ये सारे चीज इसके अंदर में आएगा। हाउस अगर देखा जाए, प्लैनेट के आधार पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेट भी वहां पे बहुत प्ले रोल होता है, इंपॉर्टेंट। आपको जितना राशि से, राशि का आपको ध्यान देना पड़ेगा, उससे ज्यादा हाउस को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये राशि को भी मैंने बताया, लेकिन हाउस को सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाउस, हाउस लॉर्ड, जो प्लैनेट कारक है कौन, उस डिजीज से जुड़ा हुआ कारक कौन है, हाउस, हाउस लॉर्ड, कारक, ये तीन भी आप अगर ध्यान देंगे तो भी काफी है। राशि पे भी अगर आप नहीं जाते हैं तो, देखिए राशि को भी आपको एटलीस्ट देख लेना चाहिए एक बार, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड रहता है, आपको स्टडी उसमें ही करना पड़ेगा। सन होता है बोन, राइट आई, हार्ट, स्टमक, डाइजेशन। स्टमक में भी कौन सा पार्ट, डाइजेशन पावर वाला, डाइजेशन मतलब डाइजेशन करने का जो अग्नि, वो सन के पास है, डाइजेशन करना। अगर डाइजेशन हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं सन में एप्लिक्टेड है, एप्लिकेशन आया है सन में, या सन नीच साइन में बैठ गया है जाके, कहीं ना कहीं व्यक्ति को डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, मतलब डाइजेशन हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं उनके मतलब हाजमा के कुछ वो लेना पड़ता है डाइजेशन करने के लिए, उनके सन के रेमेडी करना पड़ेगा, या सन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। वो आगे बात करेंगे रेमेडी के ऊपर, ठीक है। अगर बोन से रिलेटेड जुड़ा हुआ बात किया जाए, तो जितने भी बोन से जो सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, वो सन के पास है। अगर स्केलेटन रिलेटेड सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो सन का ही वहां पे व्यक्ति का प्रॉब्लम है, सन को देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हाउस में आपको तो बोन नहीं दिखेगा ना, कौन से हाउस में आप देखेंगे बोन, आप पोर्शन के अकॉर्डिंग आप हाउस को ले सकते हैं, लेकिन अगर बोन या स्केलेटन से जुड़ा हुआ है, बोन मतलब ओवरऑल बोन में ही प्रॉब्लम है, तो उनको सन को ही देखना पड़ेगा उस केस में। जैसे ब्लड को देखेंगे, अगर ब्लड प्लाज्मा को देखेंगे, तो मून है उस जगह पे। अब मून को कौन सा हाउस अब ब्लड प्लाज्मा को अगर देखना है तो कौन सी जगह से देखेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो को अगर देखना है कौन सा हाउस से देखेंगे, 7th हाउस लेना पड़ेगा वहां पे उस केस में, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। लेकिन उसमें आपको देखना चाहिए खासकर मून को, मून एफ्लिक्टेड है कि नहीं। लेफ्ट आई, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
ये मून गवर्न करता है। जो टेस्ट के जो सेंसेस होता है वो मून के पास है। लंग्स ये भी मून के पास है। ये डोमेन जो है ये मून के पास है। अगर लंग से जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा? लंग से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी पार्ट नहीं बोल रहे। लंग से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मून को देखना पड़ेगा। लंग से जुड़ा हुआ जो आपके पोर्शन है थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड और मून, ये तीन चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्स ब्लड सेल रिलेटेड, मतलब आपके आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, इस टाइप की जितने ब्लड काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनमें मार्स का ही प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ भी जितने भी ब्लड से जुड़ा हुआ जितने भी डोमेन है वो मार्स के अंडर में आएगा। टीथ, दांतों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, मार्स को आपको देखना पड़ेगा। सेकंड हाउस मार्स, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड मार्स। टेस्टिकल हो गया, बोन मैरो हो गया, जहां से ब्लड बनता है, बोन मैरो। बाइल जूस जितने भी उसमें अगर प्रॉब्लम है तो मार्स। मर्करी स्किन, सेंस ऑफ स्मेल, अगर किसी को गंध नहीं आ रहा हो, मतलब स्मेल में दिक्कत है, सेंसेस नहीं हो रहा, मर्करी एफ्लिक्टेड है, मर्करी को ठीक करना पड़ेगा। कोई कोई व्यक्ति बोलता है ना मुझे गंध नहीं आ रहा, नाक में कुछ इश्यूज है, ऐसा लग रहा है, उनके मर्करी एफ्लिक्टेड है, सेंसेस नहीं होता वो। स्किन हो गया, मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, स्पीच हो गया, अगर कोई बोलने में इश्यूज हो रहा हो, मर्करी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी कैनल, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नर्व सिस्टम जो है उनसे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो, थ्रोट एंड हैंड, इससे अगर जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो तो मर्करी। थर्ड हाउस हैंड के लिए हो गया और मर्करी आपको देखना पड़ेगा वहां पे। जुपिटर फैटी लीवर वगैरह हो गया, या बॉडी फैट हो रहा है, या एक्स्ट्रा फैट्स निकल रहा है, और बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा मतलब ऑर्गेनिक क्रिएट हो जाता है, एक्स्ट्रा टिश्यूज क्रिएट होता है, फैट उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस टाइप के जितने भी जो कैंसर से कारण बन जाता है वो जुपिटर है। स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, सेंस ऑफ साउंड, कानों से अगर सुन नहीं पा रहा है तो जुपिटर वहां पे प्रॉब्लम है उनका। मैक्सिमम केसेस में बच्चों में ये प्रॉब्लम आता है, साउंड मतलब जन्म होने के बाद साउंड अगर व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं जुपिटर उनका बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, उसको ठीक करना पड़ेगा उनको। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो तो जुपिटर को वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। वेनस, सीमेन, ओवम, सेक्सुअल ऑर्गन हो गया, आई साइट हो गया, दृष्टि, आंखों की दृष्टि, अगर विजन वीक है तो यहाँ पे वेनस वीक है। किडनी, सेंस ऑफ टेस्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो वो भी वेनस के अंडर में ही है। सैटर्न, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच है, अगर व्यक्ति को सेंसेस फील नहीं हो रहा टच करने पे तो सैटर्न का वहां पे एप्लीकेशन होता है। जो पैरालिसिस वगैरह होता है वो इसी चीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा। जब पैरालिसिस किसी व्यक्ति का हो तो टच करने से उसको सेंसेस नहीं होगा, तो सैटर्न वहां पे एफ्लिक्टेड होता है, तो सैटर्न में उनको ध्यान देना पड़ेगा। जॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइन से जुड़ा हुआ हो गया, लेग, नी, एंकल, मस्कुलर जो सिस्टम है वो सैटर्न के पास है। अगर मस्कुलर सिस्टम से या मसल से जुड़ा हुआ अगर व्यक्ति को स्टडी करना हो तो वहां पे सैटर्न को ही स्टडी करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है बॉडी का। कोई हाउस को आपको देखना है, वहां पे हाउस के कोई पार्ट नहीं है, डायरेक्ट आप सैटर्न को
देखेंगे वहां पे। ब्रीदिंग में इश्यूज है तो आपको राहु को देखना पड़ेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड अगर देखा जाए तो केतु के पास है। ये सारे जो प्लैनेट है वो बॉडी पार्ट को दर्शाता है। अब ये तो चीज है एक। राहु केतु और भी चीज देता है, जैसे केतु ब्लॉकेज भी देता है, सैटर्न भी ब्लॉकेज देता है। केतु इंजरी भी कराता है, कट भी कराता है। राहु इन्फेक्शन देता है, इम्प्यूरिटी। आप लोग बीएनएन में पढ़े होंगे, ये राहु इम्प्यूरिटी देता है। मार्स के ऊपर जब ट्रांजिट करता है राहु का, खासकर आपको ध्यान देना चाहिए, अगर ब्लड रिलेटेड इश्यूज है व्यक्ति का, उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी ब्लड में आ जाता है, इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है। अगर मान लीजिए मरकरी के ऊपर राहु वहां पे ट्रांजिट कर रहा हो, मरकरी के ऊपर, तो स्किन रिलेटेड व्यक्ति को इन्फेक्शन देता है, एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम, इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप मतलब थोड़ा सही देख के आप चेक कर सकते हैं। व्यक्ति के अपनी कुंडली और ट्रांसिट चार्ट, ये दोनों चीज व्यक्ति को चाहिए। मतलब आपको सबसे ज्यादा चीज किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, दशा प्लैनेट के ऊपर कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है उस टाइम पीरियड में, वो खासकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि दशा प्लैनेट के ऊपर जो प्लैनेट ट्रांजिट करेगा या दृष्टि भी देगा तो प्रॉब्लम आएगा। वो मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, कोई एग्जाम्पल के साथ ले लीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल लेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन ना। जी सर ऐसे कुंडली लेके आप बताओगे ना? बिल्कुल बताएंगे, इजी कर देंगे, चिंता मत कीजिए। राहुल से बोलिए। सर ये जो डाइजेशन का था, ये जुपिटर और सन दोनों में है क्या? सन है पावर, जो डाइजेशन करने में हेल्प करता है ना। एक होता है डाइजेशन पूरा पार्ट पार्ट चीजें हो गया, मतलब डाइजेशन किसी के पास है, लेकिन वो डाइजेशन करने के लिए जो ग्रंथि चाहिए, जो ग्लैंड चाहिए, वो जो उसमें जो सिक्रेशन हो रहा है वो सन के पास है। वो चीज के ऊपर मतलब अग्नि रहेगा तो वो डाइजेशन होगा ना। आप खाना बना रहे, आपके पास सभी आइटम है, सभी चीज बनाने के लिए आपके पास ग्रेडियंट है, लेकिन आपके पास आग ही नहीं है तो खाना बनेगा कैसे? तो वो तो आग सर जो है वो सिस्टम में वो जुपिटर है और जो डाइजेशन है वो सन है। डाइजेशन जो पावर है वो सन। अच्छा, और ये सर राहु में जैसे आपने श्वास बताया, तो श्वास क्या जुपिटर में भी आता है सर, क्या ऑक्सीजन जैसे होता है? जुपिटर में जैसे राहु में आपने श्वास बताया ऑक्सीजन, ब्रीथ है, ब्रीदिंग। हाँ ब्रीथिंग, तो वो जुपिटर में भी आता है क्या ऑक्सीजन जैसे श्वास कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, राहु के पास ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग काउंटिंग में प्रॉब्लम हो, सांस फूलता है, तो वो राहु का इन्फ्लिक्टेड है। राहु के ऊपर जब ठीक। राहु के ट्रांजिट आए, सैटर्न के ट्रांजिट आए, उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम होता है। वो मैं बताऊंगा आगे आगे, टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ उतने बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक है सर। आगे बताऊंगा। चीनी हर एक पर्टिकुलर चीजों को लेकर स्टडी कराऊंगा, उसको ठीक करना क्या होता है, प्रिकॉशन क्या लेना होता है, सारी चीजें बताऊंगा। उसमें और भी ठीक सारी ठीक चीजें आएगा, उसको ठीक है सर। एलेबरेटली देंगे। इसलिए मैंने सारे जो डिजीज है उसके उसके मैंने नाम लिख दिया इसलिए। ठीक है सर। हाँ, ठीक है चलिए। अब देखिए, एक होता है प्रकृति, एक होता है विकृति। प्रकृति मतलब जो पूरा बॉडी बैलेंस्ड है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में बॉडी बॉडी ठीक चल रहा है, मतलब उनमें कोई दोष नहीं है उनमें। वात पित्त कफ एकदम पूरा बैलेंस्ड बैलेंस्ड में है। क्योंकि ये तीन ही आपके पास दोष है जहां पे ये डिसबैलेंस होने से ही प्रॉब्लम आता है व्यक्ति का। वात पित्त कफ। वात प्रवृत्ति मतलब वायु तत्व, मतलब वायु जो बॉडी में बढ़ जाए, और जहां पे जाके वो स्टेग्नेटेड होगा, रुकेगा, वहां पे ही डिजीज वो पैदा करेगा। पित्त मतलब एसिडिक, जिस जगह पे वो एसिडिक होगा उस जगह पे वो प्रॉब्लम देगा। कफ मतलब उस जगह पे क्लॉटिंग बनेगा। कफ होता है मतलब क्या, उस जगह पे ठंड ठंड का प्रभाव बढ़ जाता है, और उस जगह पे जाके जिस जगह पे रुकेगा उस जगह पे प्रॉब्लम देगा। लेके कौन जाएगा, वात लेके जाएगा। वात मतलब वायु,
वायु जैसे एक बादल हो गया ना, बादल जैसे कहीं पे होता है तो उसको धक्के मार के कौन लेके जाएगा? एयर लेके जाएगा। अगर एक ही जगह पे रहेगा तो वहीं पे बारिश होगा, लेकिन उसको धक्के मार के अगर कोई हवा लेके जाएगा, वायु लेके जाएगा, तो जिस जगह पे लेके जाएगा उस जगह पे बारिश होगा। ऐसे ही बॉडी पार्ट में पित्त और कफ जगह जहां पे होगा, वायु तत्व क्या करेगा, या वायु क्या करेगा वहां पे, वात क्या करेगा, उस जगह से वो लेके जहां पे जाएगा, जहां पे वो रुकेगा वहीं पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पित्त कफ जहां पे रुकेगा वहीं पे प्रॉब्लम देगा, लेके कैरी करके कौन जाएगा? वात। और डिजीजेस जब हो जाता है उसको बोलते हैं विकृति। जो हम हमारे लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस हो रहा हो, या कुंडली के अकॉर्डिंग जो चीजें के रिक्वायरमेंट है लेकिन हम लोग उसके ऑपोजिट में कर रहे हो, तो और कहीं कभी भी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या है, जो राशि प्लैनेट हाउस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, वो जब एक्टिवेट हो रहा उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे सम चेंजेस होने वाला हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विकृति। बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है, बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, अब देखिए हार्मोनल चेंजेस मैक्सिमम केसेस में, अभी के केस में अगर फीमेल्स को बोला जाए, खासकर यंग एज के जो फीमेल्स है, उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। उनके अगर देखेंगे पहले के टाइम पीरियड में, अगर देखेंगे मतलब आज से लेके 30 ईयर्स से पीछे चला जाएंगे, तो उनमें जो फीमेल्स का जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स था, अभी के जो फीमेल आ रहे हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ही है। उसमें से भी अगर देखा जाए, जैसे मूछें निकलना, हेयरिंग जो प्रॉब्लम होता है, इश्यूज, वो सबसे ज्यादा एक चीजेस हो गया। दो हो गया, उनमें इतना हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो गया, चेंजेस हो गया, उसके चलते उनको चाइल्ड बर्थ में इश्यूज होना। ये हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहा है? डाइजेशन में ध्यान नहीं देना, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना। क्योंकि एक तो चीज हो गया क्या, ट्रेंड अभी क्रेज जो हो गया है मैक्सिमम, अभी के ट्रेंडिंग अगर बोला जाए कि मेल फीमेल इक्वल है, कोई अनइक्वल नहीं है। क्योंकि वो अगर एक मेल की तरीके से एक्ट करेगा, अपने आप को दर्शाएगा, अपने लाइफस्टाइल को मेल के जैसे बनाएगा, तो उनके हार्मोनल में भी चेंजेस आएगा एक मेल के तरीके का। और जैसे ही वो चेंजेस आएगा उनमें वो भी प्रॉब्लम आएगा, जो एक मेल के अंडर में रहता है चीजें, कि जो फीमेल वाला जो ट्रेंड रहता है वो चीज कन्वर्ट होके एक मेल वाले ट्रेंड क्वालिटी में आ जाता है। उसमें क्या होता है, चाइल्ड में इश्यूज आता है सबसे ज्यादा, चाइल्ड बर्थ होता ही नहीं है, क्योंकि वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया उस केस में। तो ये विकृति जो होता है वो व्यक्ति खुद भी पैदा करता है। रोग अलग चीज होता है, व्याधि अलग चीज होता है। व्याधि मतलब जहां पे व्यक्ति को एक्सटर्नली कुछ प्रॉब्लम आना, उसको व्याधि बोलते हैं। रोग मतलब बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है, चेंजेस होके वो रोग क्रिएट कर, माइन्यूट सा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा वो है, लेकिन सभी लोग रोग और व्याधि को एक ही मान लिया है। जैसे हाथ पैर टूट गया, उसको क्या बोलेंगे? वो व्याधि है एक्चुअल में। आपको जुकाम लग गया, वो व्याधि है, रोग नहीं है वो। रोग मतलब जो आपके बॉडी में इन मतलब चेंजेस होने के कारण, चाहे डाइट पे चेंज हुआ है, चाहे आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुआ है, उस केस में वो चीजें होता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुना, गुण, तत्व और दोष। आपके माइंड में रहता है जो गुण है, आप उस चीज के ऊपर आप रहते हैं। जैसे तमोगुना, रजोगुना और सत्वगुना, वो व्यक्ति के मेंटली सबसे पहले वो होता है, ड्राइव होता है। व्यक्ति किस तत्व में है या किस गुण में है, वो गुण इंपॉर्टेंट होता है। अभी के अभी अ, अभी के व्यक्ति में देखिएगा, सबसे ज्यादा आपको दिखेगा रजोगुण और तमोगुण में, दोनों ही रहेगा।
सबसे ज्यादा रहता है व्यक्ति का तमोगुण में। अगर पैसे के या फिर लग्जरी का क्रेज रहेगा तो रजोगुना में भी रहता है। वो सबसे ज्यादा ड्राइव होता है मेंटली से या मानसिक तरीके से। वो उसमें भी अगर डेली लाइफस्टाइल में अगर दिक्कत होगा तो उनमें 5 एलिमेंट का ही चेंजेस आता है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्काई। जल, वायु, भूमि, अग्नि, आकाश। ये पांचों में अगर पांचों तत्व अगर डिसबैलेंस होगा तो वात में भी प्रॉब्लम आएगा, या पित्त में प्रॉब्लम आएगा, या कफ में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि यही पांच तत्वों से ही मिलके दोष बनता है। ये वात, पित्त और कफ कभी मैं यहाँ पे एलिमेंट को मैं दर्शा दूंगा। वैसे भी मैंने नक्षत्र में भी बताया था कि वात किस तत्वों से मिलके बनता है, पित्त किस तत्वों से मिलके बनता है, और कफ किस तत्वों से मिलके बनता है। वो भी मैं लिख दूंगा, पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, या फिर अगले दिन मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहले आते हैं गुना, ग्रह के साथ गुण। तो जो जुपिटर, सन, मून, ये जो 3 प्लेनेट हैं ये सत्वगुणी है, सात्विक। जो यहाँ पे वेनस एंड मर्करी है वो रजोगुण में, और मार्स और सैटर्न हो गया तमोगुण। अगर आपके लगन लॉर्ड लग्नेश, जो लगन लॉर्ड है लग्नेश, या लगन में बैठा प्लैनेट आपके जिस गुण में रहेगा वो गुण ही आप धारण करेंगे। एग्जाम्पल, मेरे लगन पे बैठा है सन और आपके वेनस, तो कौन सा गुना में है मेरा लगन या व्यक्ति किस गुण में रहेगा, रजोगुण और सत्वगुण। इजी तरीका है, ज्यादा कोई चीजें मैंने नहीं बताया। लगन पे जो प्लैनेट रहेगा वो गुण बताएगा। देखिए यहाँ पे लगन पे कौन सा प्लैनेट है, सन है, वेनस है। लगन में जो प्लैनेट रहेगा वो गुण एडॉप्ट कर लेता है। वेनस यहाँ पे रजोगुण देता है, जुपिटर सन यहाँ पे सात्विक गुण देता है। तो व्यक्ति जो रहेगा वो सत्वगुण और रजोगुण में रहेगा। अगर कोई प्लैनेट बैठा नहीं है तो लगन का जो लॉर्ड है लग्नेश है, लग्नेश को देखिए, लग्नेश कौन है, मर्करी। 6 नंबर साइन है, 6 नंबर साइन का लॉर्ड कौन होता है, मर्करी, वर्गो का साइन है। मर्करी यहाँ पे कौन सा गुण में है, रजोगुण में। तो ये दर्शाएगा रजोगुण और सत्वगुण, यहाँ पे इस कुंडली के अकॉर्डिंग दर्शा रहा है। राशि के साथ भी दिया जाता है, राशि और गुण ये भी दर्शाता है। अगर सात्विक राशि देखा जाए, थोड़ा सा चेंजेस है। आप प्लैनेट के साथ जब राशि को कंबाइन करेंगे, चेक करेंगे, तो उनमें चेंजेस रहेगा। क्योंकि राशि का अलग तत्व रहता है, राशि का गुना अलग रहता है, और प्लैनेट का अलग गुना रहता है। इसलिए मरकरी अगर देखना हो तो ये मरकरी, यहाँ पे मरकरी के जो साइन है वर्गो साइन, ये तमोगुण को भी दर्शाता है। अगर प्लैनेट बैठा रहे तो प्लैनेट को इस जगह से लीजिएगा, राशि को अगर देखना है तो राशि को यहां से लिखिएगा। इजी तरीका है। 6 नंबर साइन है, क्योंकि देखिए अगर कोई प्लैनेट बैठा है ना तो प्लैनेट का महत्व सबसे ज्यादा देंगे, राशि का महत्व बाद में आता है। क्योंकि जो प्लैनेट वहां पे बैठता है वो सबसे ज्यादा प्ले रोल देता है। मतलब उस घर के जो अगर बोला जाए कंट्रोलिंग, वो प्लैनेट के पास आ जाता है, ना कि राशि के लॉर्ड के पास आता है, ना कि राशि के पास आता है। डोमेन बेशक राशि को मिला है, लेकिन वो डोमेन को कंट्रोलिंग कौन करेगा, जो प्लैनेट बैठा रहेगा वो। जैसे किसी के घर में आपको रहने के लिए दिया जाए तो वो रहने को वो जगह को कौन कंट्रोल कर रहा है, तब आप कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहां पे रहने के लिए दिया है।
वो व्यक्ति के पास नहीं रहेगा। वो व्यक्ति तो ठीक है कि एक मालिक है उस घर का, लेकिन डोमिनेटिंग कौन करेगा? जो वो रह रहा है वहां पे। जी मोनिका मैम बोलिए। सर मान लीजिए किसी की इसमें प्लेनेट ही ना हो तो राशि को लेंगे फिर? हाँ, राशि को लीजिए, राशि के गुना को यहाँ पे चेक कीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मेरा 2 प्लेनेट अगर नहीं रहता, इस केस में मेरा 6 नंबर के साइन हो जाता। 6 नंबर का साइन वहां पे तमस गुना को दर्शाता। अब तमस गुना को दर्शाता मतलब व्यक्ति तमोगुनी में रहेगा। अपने मन, अपने शरीर, मन नहीं बोलेंगे, शरीर बोलेंगे, मतलब फिजिकली व्यक्ति जो चीज को एक्सपीरियंस करेगा वो तमोगुण वाला। मन किस तत्व में रहता है, मतलब मन किस गुण में रहता है, उसको भी आप देख सकते हैं। मन के कारक कौन है? मून। मून देख लीजिए, मून है। मून कहाँ पे है, किस किस प्लेनेट के साथ बैठा है? जिस जिस प्लेनेट के साथ रहेगा वो कनेक्ट करेगा, क्योंकि उसी के साथ है ना। अब मून जुपिटर के साथ है, मार्स के साथ है, मरकरी के साथ भी है। मून जुपिटर के साथ भी है, मार्स के साथ भी है, मरकरी के साथ भी है। सभी को ले रहे थे। तीनों गुण में है, तीनों गुण का ही मन में चलेगा। अभी इंजॉयमेंट के लिए भी, इंजॉयमेंट का कारक कौन होता है, मतलब कौन सा गुण में आता है इंजॉयमेंट? आप पॉजिटिव वे में भी इंजॉयमेंट जा सकते हैं, नेगेटिव वे में भी जा सकता है कि थोड़ा सा ड्रिंक कर लूं, दूसरों के साथ थोड़ा सा मतलब इधर उधर में फालतू की चीजें में ध्यान दे दूं, वो तमोगुण का होता है। जितने भी वो ड्रिंक, अल्कोहल वगैरह जो भी चीजें आता है, चाहे पान बीड़ी गुटखा, या बोलिए किसी के साथ बैठ के इफ्टिसिंग में लगा हुआ है, ये जितने भी कारण होता है, जो गैम्बलिंग वगैरह बैठ के करता है, वो तमोगुण का है, नेचर होता है। तो मन में अगर ये सब चीज का थिंकिंग आता है तो वो तमोगुण के अंडर में है। अगर मान लीजिए किसी के साथ नहीं बैठा है, तब उस केस में क्या करेंगे? वो राशि को लीजिएगा। 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर राशि यहाँ पे जाइए, राशि के गुण को देखिए। 7 नंबर राशि किस किस जगह से डोमिनेट करता है? रजो। साउंड कम हो गया मैम, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि रजोगुण को भी आप जैसे गुणों को भी एक्सप्लेन करेंगे कि गुणों के अंदर क्या आता है, जैसे सत्वगुण में क्या आएगा, रजोगुण में क्या आएगा, तमोगुण में क्या आएगा। हाँ, गुण का क्यों नहीं, बोल देंगे मैम। सत्वगुणी क्या होता है? देखिए, जो पूजा पाठ ये सब चीजों में रहता है वो सत्वगुणी। राइट। हर टाइम पूजा पाठ में ध्यान रहेगा, दूसरों के अच्छे के लिए हर टाइम ध्यान रखेगा। जब किसी चीज के ग्रेसफुल रहेगा ना, दूसरों को हेल्प करने में ध्यान रखेगा, तो वो सत्वगुण का नेचर है। रजोगुण का नेचर जो होता है, लग्जरी वाला लाइफ जिएंगे। सुबह में मॉर्निंग में उठ के ही मतलब एंजॉयमेंट करने का एक शौक रहता है। ये कल ये नया चीज चाहिए, परसों नया चीज चाहिए, कल बाइक चाहिए, परसों मोबाइल चाहिए, अलग अलग ड्रेस खरीदेगा, ये लग्जरी वाला चीज है। ऐसा नॉर्मल लाइफ में व्यक्ति नहीं करता है। जिसके पास पैसा आता है वो पैसे उड़ाता है, तो वो रजोगुण का एनर्जी होता है। जो लाइफस्टाइल को जीने के लिए एक अच्छा चीज है, पैसा चाहिए, हर टाइम पैसों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देता है व्यक्ति। पैसा मिलेगा, अपने लाइफस्टाइल को खान पान में, अच्छा चीजों ड्रेस पहनने में, अच्छा चीजें खरीदने में रजोगुण का इफेक्ट होता है। तमोगुण का इफेक्ट होता है दूसरों के कैसे लूटूं, खराब लोगों से कैसे मिलूं, उनके साथ मैं क्या क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ, ये सारी चीजें तमोगुण का भी होता है। जो हानि दूसरों के ज्यादा ध्यान देता है, तमोगुण में हानि दूसरों का आता है। अब हानि में भी ब्लैक मैजिक भी आता है, दूसरों को हानि करना, वो तमोगुण का एनर्जी होता है। सत्वगुण का एनर्जी दूसरों का अच्छा कैसे करूं, तांत्रिक क्रियाएं नहीं होता वहां पे अच्छा पॉजिटिव क्रियाएं होता है, जहाँ पे पूजा पाठ करके वो चीज किया जाता है, वो सत्वगुणी होता है। ठीक, ये सारे ड्राइव आप कर सकते हैं, ये सब जनरल इन जनरल है चीजें। ठीक है, तो ये जो राशि है, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तब राशि को दीजिएगा, देखिएगा कौन सा राशि किस तत्व से जुड़ा हुआ है, किस मतलब किस गुना से जुड़ा हुआ है, गुण से जुड़ा हुआ है, उस गुण को आप लीजिए।
तो ठीक है। मगर अगर देख रहे हैं, अगर मैं कुछ एक चीज देख रही हूँ तो उससे भी ये हो रहा है कि अगर उनका नेचर बट अलग है तो फिर इसका मतलब ये देखेंगे उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। नहीं, लॉर्ड नहीं, या तो प्लैनेट, जो प्लैनेट डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको उस हाउस से, अगर लगन को स्टडी कर रहे हैं तो लगन लगन में देखिए कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं। हम्म अगर इनकेस कोई प्लैनेट बैठा नहीं है तो, क्योंकि हम्म प्लैनेट से हम लोग बात किया अभी, प्लैनेट एंड गुण, ये प्लैनेट अगर बैठा नहीं है तब आपको देखना है राशि, इस जगह पे कौन सा राशि बैठा है, बस इतना सा। सर 6 नंबर की राशि है जिनका मैं देख रही हूँ, मगर उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो उनका जो आ रहा है अगर 6 नंबर से देखे तो तमोगुण आया, बट नेचर उसका नहीं है। वो चीज में मैं कह रही हूँ। रहेगा ही मैम, उनका ध्यान हमेशा उस तरफ ही जाएगा, वो एक्टिविटी में ऐसा ही करेगा चीजें का। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, क्योंकि तभी मैंने वो चीज का पूछा कि इसका लॉर्ड को देखेंगे या कैसा देखेंगे। आगे देख। वो राशि एक्टिवेट होने दीजिए, राशि कब एक्टिवेट होगा आपको पता है? वो तो ट्रांजिट में देख लेंगे। नहीं नहीं, राशि एक्टिवेट कब होता है? जब वो उसका जो लॉर्ड है वो उसके ऊपर से ट्रांजिट नहीं नहीं करेगा। मैम, यहाँ पे देखिए, अच्छा चर दशा में ओके। राशि भी तो एक्टिवेट होगा ना कभी कभी, तब सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अब राशि का भी नेचर रहता है ना, राशि भी चेंजेस होता है, राशि का भी एक नेचर रहता है। वो जब राशि जब ज्यादा एक्टिवेट रहेगा तो उस चीज में वो देखता है। और राशि का दशा आप लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में करी है सबसे ज्यादा। देखिए, बॉडी, फिजिकल बॉडी जितना इफेक्ट करता है, फिजिकल बॉडी जितना एक्सपीरियंस करता है, उससे ज्यादा मन वहां पे एक्सपीरियंस करता है। उनके मून को देखिए, किस प्लेनेट से जुड़ा हुआ है या किस राशि से जुड़ा हुआ है। वो क्योंकि मन जैसे रहेगा वो एक्टिविटी भी उस तरीके से कराएगा उनको। तो लगन तो आपको देखना ही है, लेकिन मून को सबसे ज्यादा आपको देखना है, क्योंकि अभी के जो लाइफस्टाइल है वो मून से काफी ज्यादा गवर्न होता है। व्यक्ति मन से जो चीज को मतलब एब्जॉर्ब करता है, उस चीज के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है हमेशा। प्लैनेट या फिर, हाँ, प्लैनेट के साथ अगर एलिमेंट की बात किया जाए, कौन सा प्लैनेट किस एलिमेंट, ये तो खासकर सभी को पता ही होगा, ये इन जनरल अभी चीजें हो गया। सन, मार्स और केतु ये फायरी प्लैनेट होता है, ये फायर सन को दर्शाता है। अगर फायरी प्लैनेट बोला जाए एलिमेंट के आधार पे, तो ये सन, मार्स और केतु ये फायरी साइन है, ये अगले दिन डाइजेशन में काम आएगा। ठीक है। मरकरी अर्थ, अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है, अर्दी एलिमेंट है मरकरी। सैटर्न और राहु हो गया यहाँ पे एयर एलिमेंट। मून और वेनस वाटरी एलिमेंट है। जुपिटर स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व है, किसी चीज को बढ़ा देता है। आकाश तत्व मतलब वैक्यूम, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना, वहां पे जुपिटर के स्पेस स्पेस बढ़ा देता है ना। जुपिटर भी देखिएगा फैटी लीवर बढ़ा देता है, स्पेस बढ़ा देता है ना, वहां पे चीजों को फैला देता है। अगर कोई जगह पे एक टिश्यूज बढ़ जाता है, मतलब वहां पे कैंसर सिचुएशन बनाता है, वो उसका मतलब क्या होता है, उस चीज का बढ़ा देना, वो टिश्यू को बढ़ा देना। तो वो जुपिटर के कारक है, इसलिए क्योंकि वो आकाश तत्वों को वहां पे बढ़ा देता है। अब ऐसे भी सेम तरीके से अगर देखा जाए, राशि का भी प्ले रोल है, कौन से राशि किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। फायरी साइन का हुआ तो 159, एक 159 का जो ट्राइन होता है कुंडली के, ये कुंडली के 159 के जो ट्राइन होता है, ये फायरी साइन का है। 2, 6, 10 जो ये साइन के जो वो होता है आपका, आपका अर्दी। 3, 3, 7, 11 अगर देखा जाए तो ये आपका एयर। एंड 4, 8, 12 पे जो साइन होता है ये आपके वाटर। प्लैनेट कौन से साइन में बैठा है और उस चीज से जुड़ा हुआ अगर प्रॉब्लम इश्यूज हो रहा है, तो वहां पे एलिमेंट का रोल रहता है। आगे की जैसे डिजीज आएगा उसमें आपको ये चीज का आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तब आपको ये चीज के, ये चीज बोलेंगे कहाँ पे जरूरत पड़ता है, वहां पे जरूरत पड़ेगा आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट डे का ही आपको पता चल जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा खासकर।
प्लैनेट किस एलिमेंट से, क्योंकि इसलिए मैंने पहले ही इस चीज को कवर कर दे रहा हूँ ताकि आगे उस जगह पे जब मैं इस चीजों को स्टडी कराऊं तब आपको ये चीज का थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि ये इस जगह से गवर्न हो रहा है, ये इस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है या ये राशि इस चीज से जुड़ा हुआ है। दोष, अब वात दोष, पित्त दोष, त्रिदोष भी हो सकता है, दो दोष भी एक साथ हो सकता है। आजकल के लाइफस्टाइल में अगर देखा जाए तो दोष काफी ज्यादा ही हो सकता है, मतलब दो दोष हो सकता है, मतलब मिनिमम तो दो हो जाता ही है। ठीक है, अब यहीं पे अगर देखा जाए कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्वमेंट है लगन में, वेनस एंड सन, दो प्लैनेट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। दोष अगर देखा जाए लगन, लगन लॉर्ड, ये आपको देखना पड़ेगा। लगन में बैठा प्लैनेट लगन लॉर्ड, लगन अब राशि से भी दोष होता है, 6 नंबर की राशि है वहां पे, वात दोष प्लैनेट है। 6 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है, मर्करी, मर्करी त्रिदोष से जुड़ा हुआ होता है। इसको सेकेंडरी लेंगे, अभी नहीं लेंगे, प्राइमरी जो लेंगे बैठा प्लैनेट और राशि। बैठा प्लैनेट यहाँ पे कौन था, सन बैठा था, पित्त दोष दिया। अब वेनस है, पित्त प्लस कफ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 चीज का इन्वॉल्वमेंट है, खासकर सबसे ज्यादा अगर चीजों का इन्वॉल्वमेंट है वो कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर व्यक्ति के बॉडी में अगर कोई दोष होगा तो वो सबसे ज्यादा किस चीज का प्रभाव रहेगा, डोमिनेंट बोलते हैं ना, किस चीज का डोमिनेंट रहेगा, कफ पित्त का डोमिनेंट रहेगा, पित्त एंड कफ पित्त का डोमिनेंट रहेगा, ये बोलेंगे। मतलब यहाँ पे एसिडिटी का चांसेस व्यक्ति का सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, डोमिनेंट, आगे आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठंड कैसे लग जाता है, ठीक है, कोल्ड एंड कफ होना, या कई जगह पे गठिया वगैरह हो जाता है, कई जगह पे आपका जैसे कोई जगह पे आपका एयर पास नहीं हो रहा और वहां पे जाके आपका पित्त आ गया है, तो उस जगह पे आपके एरिया को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि यही चीज आपके डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम होगा सबसे ज्यादा। आपको सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, पित्त और कफ का, क्योंकि ये बॉडी के लिए यहाँ पे दिखा रहा है ना। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पित्त एंड पित्त कफ का एरिया है, तो मुझे जो लाइट खाना होगा वो सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रात में ठंड की चीजों का थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कफ, कफ के रिलेटेड इश्यूज होगा। वेनस है ना, वाटरी एलिमेंट से जुड़ा, वाटरी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पित्त जो कि ज्यादा मसाले वाला, खासकर रेड मिर्ची जो होता है वो नहीं चलेगा, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस चीज का अगर जितने बढ़ेगा व्यक्ति को प्रॉब्लम इश्यूज आएगा। अब पीत खासकर अगर बढ़ जाए तो उसका एक इफेक्ट भी होता है, व्यक्ति को पाइल्स रिलेटेड इश्यूज भी आता है। जब पित्त बढ़ जाता है पाइल्स रिलेटेड व्यक्ति को इश्यूज आ सकता है, तो रेड मिर्ची को थोड़ा सा उस जगह पे ध्यान देना चाहिए। और कर्ड वगैरह हो गया, दही वगैरह जो आइटम होता है, ठंड के जो आइटम होता है, आइसक्रीम वगैरह हो गया, वो रात को अवॉइड करना चाहिए अगर कफ रिलेटेड चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो, रात को खासकर। और यही 2 चीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर ये दोनों गवर्निंग हो रहा है। रात को कोई ऐसा दही हो गया, चावल हो गया जो ठंड बढ़ा देता है, ठंड प्रवृत्ति का होता है, ये जो होता है कफ प्रवृत्ति का होता है, आइसक्रीम हो गया, ये चीजें अवॉइड ही करता हूँ रात को। और पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम जो इश्यूज देता है वो होता है आपके मिर्ची, रेड मिर्ची, खासकर मसाले वाला जो आइटम होता है बाहर के खाना, खासकर जहाँ पे बहुत स्पाइसी होता है मसाले में, मतलब घर से बहुत ज्यादा ही मसाले वगैरह देता है, ये चीज को ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं धातु। मैं एक श्लोक दिखाऊंगा अगले दिन, उस श्लोक में ये चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आपको दोष, धातु, मल
और आपके डाइजेशन, अग्नि, जिसको अग्नि बोले थे, सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 चीजें अगर बैलेंस है, व्यक्ति का डाइजेशन अच्छा है। अगर ये 4 चीजों में गड़बड़ आएगा, 4 चीजों में अगर 2 चीज में भी गड़बड़ आएगा तो व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगा, डाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ये आयुर्वेदिक का श्लोक है। धातु, अग्नि, तीसरा हो गया आपका दोष, और चौथा हो गया आपका मल। अगर मल नहीं पास हो रहा है, यूरिन नहीं पास हो रहा है अच्छे से, 1 दिन 2 दिन बाद तो वो अच्छा कंडीशन बॉडी नहीं है, आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एवरी डे वो पास होना चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो धातु अगर देखा जाए तो धातु के जो मतलब ऑर्डर रहता है वो यही ऑर्डर रहता है। पहले रस होता है, रक्त होता है, मांस होता है, फिर मेद होता है, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये इसका ऑर्डर रहता है। ये मैंने मिडिल पे लिख दिया है। सबसे पहले रस क्रिएट होता है। रस वेनस का ही अंडर में आता है। ये होता है कि जो न्यूट्रिशन आप ग्रहण कर रहे हैं उससे जो फ्लूइड बनता है, न्यूट्री फूड होता है, फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड से बनता है फिर रक्त, ब्लड, वो मून के अंडर में है। उसके बाद रक्त से बनता है मांस, मतलब वो क्लॉटिंग होने के बाद वो मसल बनता है, वो सैटर्न के डोमेन में रहता है। अगर मसल होने के बाद वो फैट में आता है, ट्रांसफर, मेद जुपिटर के अंडर में आ गया। वो जब मेद होने के बाद, मतलब फैट होने के बाद वो अस्थि क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बोन्स क्रिएट कर रहा है, वो सन के अंडर में आएगा। फिर बोन के बाद वो क्रिएट होगा मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो होता है मार्स के पास। फिर बोन मैरो से क्या क्या मतलब फाइनल जो स्टेज होता है वो उसके बाद बनेगा शुक्र, जिसको हम लोग ओवम और स्पर्म बोलते हैं। सीमेन के जो सेगमेंट रहता है वो फाइन ट्यून एक वो रहता है, और वो वेनस के पास है, मतलब शुरू वेनस के पास से ही, खत्म वेनस के पास ही। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर आपको ध्यान नहीं रखने से भी चलेगा, लेकिन ये जो कौन किसके अंडर में जा रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। ब्लड प्लाज्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि रक्त में कौन सा प्लाज्मा, चल ब्लड प्लाज्मा मून के पास रहता है। शुक्र जो आपके रस हो गया और आपके शुक्र हो गया, वो आपके वेनस के अंडर में, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव चीजें हो गया। मांसा मतलब मसल जो हो गया वो सैटर्न के अंडर में आता है। फैट जुपिटर के अंडर में आता है। बोन सन के अंडर में आता है, और बोन मैरो मार्स के अंडर में आता है। ये चीज अभी पीछे स्लाइड्स में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी नहीं है। मर्क्यूरी को अगर देखेंगे तो मर्क्यूरी यहाँ पे उपधातु है। किसका उपधातु है? मसल का उपधातु होता है। जो मसल होता है मांसा के उपधातु होता है कौन? स्किन, जो मर्क्यूरी के अंडर में आता है। स्किन उपधातु होता है मसल का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। प्रकृति मैंने बताया। प्रकृति में दोष कैसे देखना है? एसेंडेंट को देखना है, फर्स्ट हाउस में कैसे देखना है आपको? लगन की राशि देखना है, लगन के लॉर्ड देखना है, लगन में बैठा प्लैनेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लगन में बैठा प्लैनेट, क्योंकि जो बैठेगा वो वहां पे क्रिएट करेगा उस चीज का। ठीक है। व्याधि, व्याधि बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे व्याधि को कहीं कहीं जगह पे इसको रोग भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में रोग नहीं होता है। ठीक है। तो बॉडी में भी डिसबैलेंस होने से, दोष, वात पित्त कफ दोष जो इम्बैलेंसेस होता है। दूसरा धातु, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। धातु, धातु में भी अगर चेंजेस हो, दोष और धातु में अगर इम्बैलेंसेस आए बॉडी में, इसको हम लोग बोलते हैं
नेजा व्याधि, मतलब खुद से, नीजा मतलब नीज, मतलब अपना, खुद से जो व्याधि क्रिएट हो रहा है, मतलब खुद में जो चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नीजा व्याधि। व्याधि दो टाइप का होता है, एक हो गया नीजा व्याधि जिसमें इंटरनली मतलब इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एंडोजिनस प्रॉब्लम, और एक हो गया आगंतुक, एक्सोजिनस, या फिर एक्सटर्नली जो चीजों के इश्यूज हो रहा है। व्याधि, व्याधि दो टाइप के, जिसके अंडर में ही अगर बोला जाए व्याधि में भी रोग आता है, उसके अंडर में ही रोग आता है, जिसको हम लोग निज व्याधि बोलते हैं, वो रोग में ही आता है काउंटिंग। और दूसरा हो गया जो मतलब एक्सटर्नली जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो इंजरी वगैरह होता है, इन्फेक्शन हो गया, पॉइजन पॉइजन रिलेटेड चीजें हो गया, वो आपका हो गया आगंतुक व्याधि, जो आके आपको इफेक्ट कर रहा है, जिसमें आपका हो गया आपको ठंड लग जाना, आपको बुखार आ जाना, इस टाइप की जो चीजें होता है वो आगंतुक व्याधि होता है। और आगंतुक व्याधि क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब क्या, वो एक्यूट प्रॉब्लम है एक्चुअल में बोला जाए तो, इसलिए वो 6th हाउस से देखते हैं हम लोग, एक्यूट। और नीच व्याधि जो होता है वो 8th हाउस से हम लोग देखते हैं, जो हो गया आपका क्रोनिक। अगर डिजीज के क्यूरेबल के लिए देखा जाए, जो डिजीज क्यूरेबल होगा कि नहीं होगा, उस चीज को हम लोग जब देखते हैं, तो क्यूरेबल के आधार पे अगर देखा जाए, साध्य व्याधि जिसको हम लोग बोलते हैं, क्यूरेबल होता है ये डिजीज, तो ये दो दो टाइप का होता है। एक होता है सुख साध्य व्याधि, जो इजीली क्यूरेबल हो जाए ऐसा डिजीज, जो छठा हाउस हम लोग देखते हैं। एक्यूट, एक्यूट डिजीज अगर क्योर किया जाए ठीक हो जाएगा वो। और दूसरा होता है क्या, क्रिहा साध्य व्याधि, जो डिफिकल्ट टू क्योर डिजीज, 8th हाउस से गवर्निंग होता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योर करने में, क्योंकि वो एक्यूट डिजीज है ना, वो क्योर का मतलब क्योर प्रॉपर नहीं हो जाता, उसको क्योर करना पड़ता है, वो मेंटेनिंग रखना पड़ता है, वो कभी क्योर नहीं होता, उसको मेंटेन करने से हो भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, हो जाता है। लेकिन अगर उसको क्योर नहीं किया जाए तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, इनक्यूरेबल डिजीज जिसको बोलते हैं असाध्य, वो कभी मतलब इम्पॉसिबल टू ट्रीट, वो ट्रीट नहीं होता, वो 11th हाउस से गवर्न होता है। हम लोग 11th हाउस बोलते हैं क्या, ठीक करना, हीलिंग होना, अच्छा। लेकिन 11th हाउस क्या चीज के लिए दर्शाता है, इनक्यूरेबल डिजीज। अगर इनक्यूरेबल डिजीज को अगर देखना है तो 11th हाउस को आपको स्टडी करना पड़ेगा। 11th हाउस में अगर मतलब इच्छा पूर्ति जो हो रहा है, यहाँ पे इच्छा पूर्ति हो नहीं रहा, वहां पे कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, तो वो प्रॉब्लम देगा। एप्लीकेशन आपको कैसे देखना है, हाउस के एप्लीकेशन अगर आपको देखना है, मैं दो चीजें आपको दे मतलब 2 वीडियो में आप लोगों को सेंड करूंगा। हालांकि वो कौन से कोर्स में बताया था मैंने, आरकेपी में बताया था मैंने। एक होता है आपका जड़ और एक जीव, दोनों के बारे में मैंने बताया था। तो मैं 2 वीडियो आज ग्रुप में आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, लिंक यूट्यूब का ही लिंक है, वो आप लोग देखेंगे तो जड़ और जीव के कहीं मतलब बहुत ज्यादा आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए कोई प्लेनेट अगर जैसे मार्स, केतु, राहु और सैटर्न, ये जो 4 प्लेनेट होता है, वो अगर छठा, 8वां, 12वां मतलब जो भी हाउस में बैठेगा, उस हाउस के प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, क्योंकि वो नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट है, उस घर के वो प्रॉब्लम करेगा। एक कंडीशन छोड़ के, अगर वो लगन लॉर्ड होगा तो, क्योंकि लगन लॉर्ड होगा मतलब वो पूरा घर उनका हो जाता है, तब हर घर। लगन लॉर्ड सिर्फ इफेक्ट कम करता है, ना के बराबर बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जब वो लगन लॉर्ड होने के मतलब बाद भी अगर वो खराब पोजीशन में, स्थिति में हो जाए, तो वो खराब रिजल्ट देता है। जैसे नीच जगह में जाके बैठ जाए, कोई नेगेटिव प्लेनेट के साथ बैठ जाए, तो फिर वो इफेक्ट करता है वो जगह पे, इस तरीके से।
मतलब मेलेफिक सिचुएशन में कुछ कंडीशन में लिखूंगा, उस कंडीशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक हो गया मेलेफिक प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट आता है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। दूसरा रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो, रेट्रो प्लैनेट हो, डेबिलिटेड प्लैनेट हो, मैंने नीच ग्रह बोला जाए तो, या अस्त भी हो। अस्त मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया। कम्बस्ट, कंबस्ट कम्बस्ट प्लैनेट हो। देखिए 14 डेज में बाहर गया, क्या भूलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कम्बस्ट, ये कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन हो तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर मान लीजिए 5th हाउस के स्टडी कर रहे हैं तो 5th हाउस में ये प्लैनेट बैठ जाए, ठीक है, या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ ये प्लैनेट बैठ जाए, या 5th हाउस के लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाए, कारक रेट्रोग्रेड हो जाए, कारक डेबिलिटेड हो जाए, लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो जाए, या कंबस्ट हो जाए, तो ये कंडीशन फुलफिल कर देता है। और लास्ट वन, वो प्लैनेट अगर 6, 8, 12 घर से जुड़ जाए, 6th, 8th एंड 12th कनेक्शन। कनेक्शन लिख देने से क्या होता है, अगर वो प्लैनेट ही जो जो 5th हाउस का स्टडी कर रहे हैं डाइजेशन के लिए मान लीजिए, या लिवर के लिए आप चेक कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, 5th हाउस के लॉर्ड को आप देखेंगे, 5th हाउस लॉर्ड जाके 6, 8, 12 में बैठ जाए, या 6, 8, 12 का लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठ जाए, या 6, 8, 12 के जो लॉर्ड है वो 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, सॉरी 5th हाउस के लॉर्ड के साथ। 5th हाउस को स्टडी कर रहे हैं मतलब 5th हाउस के कनेक्शन बन रहा है, या तो 6, 8, 12 का लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठ जाए, 6, 8, 12 के लॉर्ड 5th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या 6, 8, 12 के मतलब 5th हाउस के जो लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए। ये कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। स्टडी में कराऊंगा, हालांकि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आगे के चार्ट में तो आएगा ही ये सब, है ना। उसको आप जानते ही हैं, मैं प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूँ। थ्योरी तो एक माध्यम है जो आप चीजों को जानते हैं, क्योंकि सूत्र आपके पास नहीं रहेगा तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो सूत्र आप लोगों को चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर काम करें। किसी का भी कोई डिजीज रिलेटेड चीजें रहेगा वो आप लेके रखिएगा, उनके उनके चार्ट लेके रखिएगा, ताकि जो भी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक के टाइम पीरियड में आप उसके डिटेल्स आप दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों के चार्ट रहेगा तो हम आप लोगों को सिखा पाएंगे। अगर मैं चार्ट कोई चार्ट लेके आऊंगा तो आप लोगों को हो सकता है बिलीव ना हो, एक चीजें रह जाता है इनकी, मतलब अगर लाइव सेशन रह रहा है तो उसका फायदा आप लूटने, मतलब अच्छे से वो चीज कर लेने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के पास अगर आसपास के भी व्यक्ति का अगर कोई ना कोई डिजीज से जुड़ा हुआ है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलर कोई डिजीज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, तो उनका डिटेल्स लेके रखिएगा, ताकि उस चीज का मैं आइडिया आप लोगों को दे पाऊंगी कि आपको स्टडी कैसे करना होता है ना। क्या वो भी ले सकते हैं, जैसे किसी को पैरालिसिस हुआ तो उसका टाइम वगैरह या उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ हो तो ही हम निकाल सकते हैं कब हुआ होगा। हाँ, उनके डिटेल्स ले लीजिए ना, तो भी चल जाएगा ना। स्टडी तो करवेंगे, पहले तो स्टडी ये तो करना पड़ेगा ना कि उनका पैरालिसिस हुआ क्यों, ओके। क्योंकि सैटर्न का एफ्लिक्शन होगा तभी पैरालिसिस हुआ, क्योंकि सेंसस चला गया ना बॉडी का।
इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा समझ नहीं पाए कोई चीज? हालांकि मैं अगले दिन चीजें आएगा ही, सब कुछ एक एक पर्टिकुलर चीजें आएगा, डिजीज आएगा। सर इसमें नाम ही बहुत नए नए थे, तो एक बार दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, कुछ नए थोड़ा वर्ड सा है ना। ये तभी। वर्ड जो है ना वो आपका आयुर्वेदिक का जो वर्ड है उसके वर्ड है, क्योंकि दोनों कंबाइंड है। पहले दिन इजी लिए हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं लिए हैं। सर टफ नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ वर्ड ऐसे नए हैं कि उसको हाँ, याद करने के 2 बार स्टडी फैमिलियर कर। नहीं है फिलहाल तो अभी, इसलिए हाँ हो सकता बस, और कुछ नहीं। है। हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोई किया होगा तो उस चीज से फैमिलियर होगा, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यही चीज आता है, अलग कुछ नहीं आता। बस क्या है, चार्ट को देखने के लिए एक आइडिया होता है बस। जैसे सूरज सर ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया है, आई थिंक शिव कुमार सर भी किए होंगे। हाँ कर रखा मैंने। पूजा मैम भी हो सकता है किए होंगे। इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन डाउट? नहीं है आई थिंक। ठीक है। बेसिक टॉपिक में आज यही था, क्योंकि बेसिक टॉपिक में पहले तो जानना जरूरी होता है कि क्या क्या चीजों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अगले दिन डाइजेशन में, क्योंकि सबसे पहले आता है डाइजेशन। कोई भी डिजीज को आपको पकड़ने से पहले सबसे पहले आपका खान पान ही पहले ठीक करना पड़ता है। खान पान में ही बदलाव होगा तभी आपके डिजीज में, हेल्थ में प्रॉब्लम क्योर होता है। अब कौन सा चीज के उसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ता है, सब अगले दिन ही कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन मतलब वेडनेसडे को जो क्लास रहेगा, क्योंकि अगले दिन बैठ के मुझे खुद करना पड़ेगा, इसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा। प्लानेट कौन सा सर गुण में रहता है, उसका लॉर्ड भी वही वही गुण में रहते हैं ना? अच्छा, प्लानेट कौन सा गुण में रहता है, उसका हाउस को भी वही गुण में रहता है। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सर। साक्षी मैम बोलिए। नहीं सर, मुझे पूछना था एसिडिटी रिलेटेड, मतलब वो सन के रिलेटेड ही होता है ना एसिडिटी? सन से रिलेटेड एसिडिटी? हाँ। हाँ, एसिडिटी के रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ खाना आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर सन लगन में रहेगा, ऐसे व्यक्ति को सन हो गया, मार्स हो गया, ये एसिडिटी से जुड़ा हुआ होता है मैम। अगर खान पान में इसका सही तरीके से नहीं होगा, उनको एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज होगा। मिर्ची, खासकर रेड मिर्ची व्यक्ति अगर खाएगा, स्पाइसी बहुत ज्यादा खाना खाएगा, खासकर बाहर का, घर के स्पाइसी खाना चल जाता है। जी सूरज सर कुछ बोले? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आप लोग भी इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ज्यादा कोई टफ नहीं है। गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे से टॉपिक तो स्टार्ट हो ही जाएगा इसका। चलिए आज के लिए यही तक रखते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे। थैंक यू अरुण सर ठीक है सर। ना? राधे राधे। जय जय श्री राम। जय श्री सर राम। पीडीएफ दे दीजिएगा, पीडीएफ दे दीजिएगा। हाँ, पीडीएफ तो अभी ग्रुप में ऐड हो जाएगा। हाँ अभी दे दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।